हाँ बेटे, तो सबसे पहले अपन पोलराइजेशन में बात कर रहे हैं। पोलराइजेशन नॉर्मली कोई भी लाइट वेव है बेटा, तो लाइट वेव की नेचर कैसे होती है? ट्रांसवर्स नेचर होती है। ये बात हम लोग ईएम वेव में डिटेल में पढ़ चुके हैं। और एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वेलोसिटी वेक्टर। तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी वेक्टर है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन वाई एक्सिस के अलोंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन जेड एक्सिस के अलोंग होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? तो बात हम लोग सब जानते हैं। अब बच्चों बेसिकली जब भी हम लोग लाइट की नेचर लेते हैं तो ट्रांसवर्स नेचर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन भी और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये भी हमारे नॉलेज में डन है। तो बेटे आज हम लोग जिस इफेक्ट पर बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन प्रोसेस पर बात कर रहे हैं, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम लोग विजिबल इफेक्ट पर बात कर रहे हैं और लाइट की विजिबिलिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन बेसिक फंडामेंटल कंडीशन है। ओके, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन को कई जगह कई सारी बुक्स में लाइट वेक्टर वाइब्रेशन भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज कोई मत होना। ठीक है, इस पूरे पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन पर हम कोई बात नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, और ना मैं ये कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन यूजलेस है, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ ये है कि विजिबल इफेक्ट के लिए, पर्टिकुलर पोलराइजेशन प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन ही अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। तो बच्चों किसी भी लाइट सोर्स से लाइट वेव बाहर निकल रही, किसी भी लाइट सोर्स से, रैंडमली कोई भी लाइट सोर्स हो सकता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, कोई खास बात नहीं। तो इनमें जो लाइट आ रही है उसका अगर ऑप्टिकल ट्रीटमेंट ना किया गया हो, उस लाइट का इनकेस अगर ऑप्टिकल ट्रीटमेंट ना हुआ हो, तो जो इस कंडीशन में ऑप्टिकल ट्रीटमेंट अगर नहीं हुआ है, तो बेटा कोई भी लाइट वेव हो, तो इस लाइट वेव में इस मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो, लाइट का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन, एक पर्टिकुलर लाइट वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन इस तरफ हो सकता है, तो लाइट के चलने का डायरेक्शन है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन ही हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन यहीं पर कोई दूसरा भी तो हो सकता है, कोई थर्ड भी हो सकता है, कोई फोर्थ भी हो सकता है नहीं हो सकता, तो दिक्कत तो परेशान नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन जो है ना, वो रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग लाइट वेव, एक लाइट वेव नहीं, अलग अलग लाइट वेव में। ओके, तो बच्चों एक लाइट का बंच है, लाइट वेव्स का एक पूरा बंच है, एक झुंड है, और उसमें किसी एक लाइट वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन यहाँ है, किसी सेकंड लाइट वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन यहाँ होगा, थर्ड में यहाँ होगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो जो यहाँ अगर हम लोग बहुत सारी लाइट वेव्स का बंच लें, तो लाइट का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, जो चलने का डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन सारे पॉसिबल डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली अवेलेबल है, यूनिफॉर्मली। तो ऐसी लाइट वेव को अपन क्या बोलेंगे ना? अनपोलराइज्ड लाइट वेव। क्या बोलेंगे ना? अनपोलराइज्ड लाइट वेव, याद रखेंगे, तो दिक्कत है। तो अनपोलराइज्ड लाइट वेव को हम लोग इस तरह भी शो कर सकते हैं। ये जो डायग्राम है ये भी यही शो कर रहा है। ये जो डार्क डॉट मैंने बनाया सेंटर पर, ये लाइट के डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को शो कर रहा है। इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर लाइट वेव या तो आउटवर्ड जा रही है, इनवर्ड जा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन सारी पॉसिबल डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन यहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी, हर तरफ अवेलेबल है। जैसे लाइट वेव को हम क्या बोलेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट वेव। तो अनपोलराइज्ड लाइट वेव को इस तरह या इस तरह, दोनों में किसी भी तरह शो कर सकते हैं।
कुछ बुक्स में अनपोलराइज्ड लाइट वेव को इस तरह भी शो किया जाता है। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है और यहाँ वाइब्रेशन आपको अप एंड डाउन और डॉट का मतलब इनवर्ड एंड आउटवर्ड भी दिया हुआ है। ये भी एक ऑप्शन होता है। ये सारे ऑप्शन अनपोलराइज्ड लाइट के लिए थे। अनपोलराइज्ड लाइट, नॉर्मली कोई भी लाइट वेव ना हमेशा अनपोलराइज्ड ही होती है। ओके, दिक्कत वाली बात नहीं ना, ये अनपोलराइज्ड लाइट का ऑप्शन हो गया। डन है, दिक्कत नहीं था। चैप्टर के फर्स्ट डे मतलब टॉपिक के फर्स्ट डेफिनेशन समझ आ गई। डिफाइन अनपोलराइज्ड लाइट का आप क्या बोलेंगे? इफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन और लाइट वेक्टर वाइब्रेशन हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन perpendicular plane with respect to direction of propagation, and this type of light wave is unpolarized light wave. या फिर और क्या कह सकते हैं हम लोग? if presence of electrical vibration is uniform in perpendicular, uniform and symmetric, इस तरह के टर्म भी यूज कर सकते हो, in perpendicular plane with respect to direction of propagation। तो लाइट के चलने की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन अगर यूनिफॉर्मली सिमेट्रिकली हर तरफ अवेलेबल हो, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो ऐसे लाइट को क्या कहते हैं बच्चों? अनपोलराइज्ड लाइट है। क्लियर? दिक्कत नहीं था। अब बच्चों मैं थोड़ा सा जो जरूरी डायग्राम है वो रख रहा हूँ, बाकी रफ कर रहा हूँ। तब सुनिएगा ध्यान से, इन डायग्राम को रफ कर रहा हूँ। अब अभी इस लाइट के पाथ में अगर आपने कोई ऑप्टिकल क्रिस्टल रखा, ऑप्टिकल क्रिस्टल में क्या क्या एग्जांपल दे सकते हो आप लोग? टूरमेलिन क्रिस्टल, आइसलैंड स्पार्क क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल, निकोल प्रिंट, पोलरॉइड, पोलरॉइड एच, तो कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। पर कोई भी एक ऑप्टिकल क्रिस्टल आप रखते हैं बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम में बना रहा हूँ, जिसमें मैं टूरमेलिन क्रिस्टल को डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो ये एक सिम्बॉलिकल डायग्राम है टूरमेलिन क्रिस्टल का। हाँ बेटे, इवन आपके सामने टूरमेलिन क्रिस्टल का एक डायग्राम बना है। तो अनपोलराइज्ड लाइट जब इस टूरमेलिन क्रिस्टल पर इंसिडेंट होगी तो इन क्रिस्टल की खास बात क्या होती है कि इन सारे क्रिस्टल में एक ऑप्टिकल एक्सिस होता है। तो जो लाइट वेव अपने वाइब्रेशन के साथ इस ऑप्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग आ रही है, दिमाग में ना, जिस भी लाइट वेव में जो इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन है उसके ऑप्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग है। तो जो मान लीजिए टूरमेलिन क्रिस्टल मैंने बनाया आपके सामने, दिमाग लगाइएगा अच्छे से। ये टूरमेलिन क्रिस्टल है, ये लीजिए टूरमेलिन क्रिस्टल। अब देखिए दिमाग लगाइए, इसमें जो लाइट वेव इंसिडेंट हो रही है इस क्रिस्टल पर, उसमें इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन खुद इसके एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये लाइट वेव नेग्लिजिबली एब्जॉर्ब होगी और एज इट इज पास हो जाएगी, नेग्लिजिबल एब्जॉर्ब होके पास हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहीं पर यही क्रिस्टल है बच्चों, सब कुछ सारा सिस्टम, सारा सेटअप वो ही है। अब जो लाइट वेव आ रही है बेटे, इस लाइट वेव में वाइब्रेशन कुछ इस तरह से है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन जो है उसके एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है। तो ये वाइब्रेशन देखिए आपके सामने, ये रहे, दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन है। अब देख दिमाग लगा, इनकेस अगर ये जो वाइब्रेशन इंसिडेंट हो रहा है इसका एम्पलीट्यूड कितना है? कितना एम्पलीट्यूड है बच्चों? स्मॉल है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं। ये जो लाइट आ रही है, लाइट जो आ रही है बेटा, इसमें इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कितना है? अब ए है इसका एम्पलीट्यूड, और ऑप्टिकल एक्सिस एंगल कितना होना? थीटा। कितना एंगल बना बेटा? थीटा। तो एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए cos थीटा। तो इस क्रिस्टल से जो आउटपुट लाइट होगी, तो अब देख दिमाग लगा, इंसिडेंट वाइब्रेशन ये है डायरेक्शन, लेकिन आउटपुट वाइब्रेशन कुछ फील कर रहे हो ना,
ये जो वाइब्रेशन आया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अमाउंट यहाँ पर आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन क्रिस्टल पर इंसिडेंट हुआ है, इसका एम्पलीट्यूड ए एज इट इज पास नहीं होगा, बल्कि इसका कंपोनेंट होंगे और उसका एक जो फैक्टर इसके एक्सिस के अलॉन्ग होगा वो ही पास होगा। तो यहाँ से जो आउटपुट लाइट है उसका अमाउंट, उसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, एक कॉस थीटा। क्या बात समझ में आती है? तो दिक्कत, कोई परेशान नहीं कर देना। तो बेटा इस तरह से ये क्रिस्टल अपना काम करते हैं। तो फाइनली ये है कि इस क्रिस्टल से जो आउटपुट लाइट होगी ना बेटा, क्रिस्टल से जो आउटपुट लाइट होगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ही अवेलेबल होते हैं, सारी पॉसिबल डायरेक्शन में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इस तरह से जो आउटपुट लाइट है वो, इसे हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं हम? पोलराइज्ड लाइट। ये अनपोलराइज्ड लाइट है और अब हम लोग बात कर रहे हैं वो है पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट, तो जो आउटपुट लाइट होगी पोलराइज्ड होगी। अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड में डिफरेंस क्लियर हो गया? अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट दोनों में डिफरेंस क्लियर है? तो प्रॉब्लम, तो दिक्कत वाली बात नहीं। इनकेस अगर लाइट का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन सारी पॉसिबल डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली अवेलेबल है, तो सब क्या बोलेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट। ये लाइट जब किसी क्रिस्टल पर इंसिडेंट होगी तो क्रिस्टल से जो इमर्जेंट लाइट होगी, जो आउटपुट लाइट होगी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन केवल एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ही अवेलेबल होगा। इस तरह की लाइट को क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड लाइट। बात समझ में आ गई? दिक्कत, कोई परेशानी? ये काम जो हो रहा है जिससे अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो रही है, इस प्रोसेसिंग को बोलते हैं पोलराइजेशन। अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट डेवलप करने में जो प्रोसेस है ये है पोलराइजेशन प्रोसेस। क्या है बच्चों? पोलराइजेशन प्रोसेस। अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। और क्रिस्टल को बोलते हैं पोलराइजर। क्या बोलते हैं? पोलराइजर। इतनी बात समझ में आ गई? पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बड़ा पोलराइज्ड लाइट है इसमें एक हम लोगों ने प्लेन, वर्चुअल प्लेन कंसिडर किया था। इसको मैंने कुछ भी नेम दे देता हूँ, PQST दे देता हूँ। जो PQST प्लेन है इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है वाइब्रेशंस भी अवेलेबल है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी अवेलेबल है। वाइब्रेशन भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन भी अवेलेबल है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी अवेलेबल है। तो इस प्लेन को अपन बोलते हैं पोलराइज्ड प्लेन। क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड प्लेन। पक्का? ध्यान नहीं दे रहे। वाइब्रेटिंग प्लेन। बेटे तुम्हारा रिवीजन चल रहा है, ध्यान रखना, मजे मत लो। देखो सुनो, PQST जो सरफेस है, इस सरफेस में ओनली डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है और वाइब्रेशन भी है। तो ये जो प्लेन है इसे क्या बोलेंगे? वाइब्रेटिंग प्लेन। वर्ग याद रखना चाहिए। क्या है? वाइब्रेटिंग प्लेन। हाँ जी। और बेटे इसी प्लेन के परपेंडिकुलर जैसे सेकंड आपने प्लेन लिया है, P डैश, Q डैश, S डैश और T डैश। मुझे पता है 3D में प्रॉब्लम आ सकती है। PQST सरफेस है और P डैश, Q डैश, S डैश, T डैश इसके परपेंडिकुलर सरफेस है। मतलब PQST और P डैश, Q डैश, S डैश, T डैश इसके परपेंडिकुलर है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। समझ गए? ओके। अब अगर हम लोग P डैश, Q डैश, S डैश और T डैश की बात करें तो इसमें ओनली डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। क्या है? वाइब्रेशन इसके परपेंडिकुलर है। ऐसे प्लेन को क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड प्लेन। याद रखना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चीज़ों बिल्कुल क्लियर करके चलो। ये बातें समझ में आती है अपने को? प्रॉब्लम किसी तरह की दिक्कत नहीं। बच्चों एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है,
फिर काम बहुत आएगा तो ध्यान रखना। ओके, तो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने पढ़ा पोलराइज, अनपोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट, पोलराइजेशन प्रोसेस, ठीक है, पोलराइजर क्रिस्टल, फिर हम लोगों ने वाइब्रेटिंग प्लेन और पोलराइज्ड प्लेन, ये छोटे छोटे बेसिक टर्म्स हम लोगों ने कंप्लीट किए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हाँ बेटा, देखो नेक्स्ट टारगेट है हमारा, इस पर हम लोग बात करेंगे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन प्रोसेस से कैसे पोलराइजेशन होगा, इस पर आज हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रांसपेरेंट सरफेस आपने लिया, ये एक सेपरेशन लेयर है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम है, ऊपर एयर मीडियम है, रेयर मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम, ये रेयर मीडियम है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सपोज μ1, सेकंड मीडियम है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब देखिए डर, इसमें इस वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट आया, वो आया था सर मेलस का। मेलस ने सबसे पहले कहा कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे मान लीजिए हमारे वाटर फिल है या कोई ग्लास स्लैब है, तो उन्होंने कहा कि जब भी इस पर कोई अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होगी, यहाँ पर आप इस पर एक अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, अनपोलराइज लाइट का मतलब उसमें वाइब्रेशन सारी पॉसिबल डायरेक्शन में अवेलेबल है, तो अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट हो रही है ट्रांसपेरेंट सरफेस पर, तो इसका जो भी अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा उसमें कुछ ना कुछ पोलराइजेशन बनेगा। ये वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट था, मेलस ने दिया था। क्या था मेलस ने कहा when unpolarized light incident on any transparent surface then its reflect part have some polarization amount definitely। तो जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होगी ट्रांसपेरेंट सरफेस पर, तो उसका जो भी पार्ट रिफ्लेक्ट होगा उसमें कुछ ना कुछ पोलराइजेशन की क्वालिटी बनेगी, कुछ ना कुछ पोलराइजेशन अमाउंट बनेगी। डन, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। फिर आए सेकंड जो स्टेटमेंट है वो ब्रूस्टर। तो जो ब्रूस्टर साइंटिस्ट है उन्होंने कहा, तो ब्रूस्टर ने क्या कहा, ब्रूस्टर ने कहा आप कुछ भी चेंज मत करो, आप ट्रांसपेरेंट मीडियम वही रखो, लाइट उसकी फ्रीक्वेंसी सब वही रखो, कुछ भी चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है, सब चीजें वही है, बस आप तो एक इंसिडेंट एंगल को वेरी करो। इंसिडेंट एंगल अगर चेंज होता है, लाइट वही है, मीडियम वही है, सब वही है ना, ठीक है, वही अनपोलराइज्ड लाइट है, और आप इंसिडेंट एंगल को चेंज करें, तो इंसिडेंट एंगल को जैसे वेरी करते जाएंगे तो रिफ्लेक्ट लाइट में पोलराइजेशन का अमाउंट, पोलराइजेशन की परसेंटेज भी चेंज होती जाएगी। अगर आप इंसिडेंट एंगल को वेरी करते जाएंगे तो रिफ्लेक्ट लाइट में पोलराइजेशन का अमाउंट भी रेगुलरली चेंज होगा। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ब्रूस्टर ने स्टेटमेंट दिया। फिर ब्रूस्टर ने कहा कि इनकेस अगर इंसिडेंट एंगल को चेंज करते 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 आप एक ऐसा स्पेसिफाई इंसिडेंट एंगल ऑब्टेन कर लेते हैं जिसमें रिफ्लेक्ट जो लाइट होगी वो प्लेन पोलराइज्ड होगी, मतलब कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी, इसको पोलराइज्ड लाइट भी कह सकते हैं। तो बच्चों इंसिडेंट एंगल को वेरी करने पर एक ऐसा स्पेसिफाई एंगल मिलेगा जिसमें कि जो रिफ्लेक्ट लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड मिलेगी। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड रिफ्लेक्ट लाइट, और अब प्लेन पोलराइज्ड रिफ्लेक्ट लाइट मिलेगी आपको। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंसिडेंट एंगल को चेंज करने के साथ साथ एक ऐसा स्पेसिफाई एंगल बनेगा जिस पर कि जब अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होगी ट्रांसपेरेंट सरफेस पर, तो उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो कंप्लीटली पोलराइज्ड मिलेगी आपको। समझा नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं था। ओके, तो इस इंसिडेंट एंगल को बोलेंगे ब्रूस्टर्स एंगल। क्या बोलेंगे ना? ब्रूस्टर्स एंगल। तो ब्रूस्टर्स एंगल, ब्रूस्टर्स एंगल यहाँ पर क्या है? आईपी। इसको हम लोग इंसिडेंट पोलराइज्ड एंगल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंसिडेंट पोलराइज्ड एंगल। इसको पोलराइजिंग एंगल भी कहते हैं कहीं, बाकी रीजन समझ आएगा, लॉजिक समझ आएगा। यह ब्रूस्टर्स एंगल भी कहते हैं, पोलराइजिंग एंगल भी कहते हैं, और इंसिडेंट पोलराइज्ड एंगल भी कहते हैं। थोड़ा कोई पूछ ले डिफाइन ब्रूस्टर्स एंगल, तो आप कर सकते हैं डिफाइन।
तो दिक्कत नहीं। ब्रूस्टर्स एंगल शोज अ specified value of incident angle at which when unpolarized light incident on transparent surface then its reflect part is completely polarized. डन है? तो दिक्कत तो परेशानी नहीं है। तो जब रिफ्लेक्ट लाइट प्लेन पोलराइज्ड है तो जो रिफ्रैक्ट लाइट है पार्शियल पोलराइज्ड है। जो रिफ्रैक्ट लाइट है कैसी है? पार्शियल पोलराइज्ड। जितना आप जानते हैं इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल सेम होता है तो मैं इसको भी आईपी से शो कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये है रिफ्रैक्ट एंगल, आर से शो कर दूं तो दिक्कत। फिर इसमें आता है ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है? म्यू इज इक्वल टू 10 IP। क्या मीनिंग है इसका टर्म? इसका मीनिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम with respect to first medium is equal to the tangent of Brewster's angle और polarizing angle या फिर incident polarized angle। छोटा mu is equal to 10 IP, सिंपल है, लैंग्वेज में लिख सकते हो। What is mu? Refractive index of transparent denser medium with respect to first one is equal to the tangent of Brewster's angle। Sufficient, बोलो क्लियर है? ये लीजिए ब्रूस्टर्स लॉ कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं। फिर इसमें बेटा आपसे कहा जा सकता है ये तो वही आपसे प्रूव करवा सकता था क्या कि भाई जब हम लोग ब्रूस्टर्स एंगल पर लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं तो जो रिफ्लेक्ट लाइट हो कैसी है? प्लेन पोलराइज्ड, रिफ्रैक्ट पार्शियल पोलराइज्ड। ये दोनों लाइट्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ये प्रूव करवाया जा सकता है। रिफ्लेक्ट प्लेन पोलराइज्ड और रिफ्रैक्ट पार्शियल पोलराइज्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये प्रूव करवाए इसका मतलब इन दोनों वेव्स के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये प्रूव करवा लेगा, इसको प्रूव कर लेते हैं हम। तो प्रूव करने के लिए हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स दिए थे। सपोज ये पॉइंट ए, बी, सी, डी, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। बेटे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रूव करवाया जा सकता है। क्वेश्चन प्रूव दैट एंगल COD इक्वल टू π/2। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, समझ लो ना। एंगल COD इसका मतलब रिफ्लेक्ट प्लेन पोलराइज्ड, रिफ्रैक्ट पार्शियल पोलराइज्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन उसको कैसे प्रूव करें आइए देखते हैं। ध्यान देना, ढंग से सुनना। हाँ जी, बेटा ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है? म्यू इज इक्वल टू 10 IP कहता है क्या? tan थीटा बटा sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं क्या? और स्नेल्स लॉ याद तो नहीं? क्या कहता है स्नेल्स लॉ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। ये कहता है ना, बताओ। अब यहाँ पर i कितना है? IP, i को अपन IP ले लो। जरा सोचिए, इक्वेशन बनाओ, टू दोनों म्यू के इक्वल कंपेयर कर लें। हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों तो म्यू है, म्यू इक्वल टू म्यू सेम तो रहेगा। तो साइन IP कैंसिल होगा तो cos IP इक्वल टू sin r आ गया। बताइए बच्चों, बटा sin r को हम चाहें तो cos 90 माइनस r लिख दूँ तो मैं कोई परेशानी? cos π/2 माइनस r दैट इज sin r, cos 90 माइनस 0 दैट इज sin cos 90 माइनस 0 दैट इज sin थीटा। तो दिक्कत कोई परेशानी नहीं।
बेटा कॉस कंपेयर करें तो एंगल आई पी इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एंगल आर, ट्रांसफर कर दें तो आर प्लस आई पी इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये सुनो, ये रिजल्ट मिला अपने को कि आई पी प्लस आर कितना है, पाई बाई टू। डन। अब देख दिमाग लगाना ढंग से अच्छे से। एंगल बी ओ ई कितना होगा, 180 होगा क्या? एंगल बी ओ ई मतलब स्ट्रेट लाइन पर एंगल जो बनेगा कितना होगा, 180 पाई। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल आई पी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस आर, मिलकर 180 होना चाहिए ना, बोलो। यस सर। आई पी प्लस आर प्लस दिस वन, आपको शायद देख सकते हैं इक्वेशन 3 से आई पी प्लस आर कितना है, पाई बाई टू। आई पी प्लस आर कितना है, पाई बाई टू प्लस एंगल सी ओ डी दैट इज पाई। एंगल सी ओ डी कितना हो गया, पाई माइनस पाई बाई टू, तो कितना आ गया बच्चों फाइनली, पाई बाई टू। ये तो प्रूव करना था आपने। प्रूव क्या करना था, एंगल सी ओ डी इक्वल टू पाई बाई टू। यस और नो, मतलब रिफ्लेक्ट प्लेन पोलराइज और रिफ्लेक्ट पार्शियल पोलराइज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ढंग से समझना। चलो क्लियर है, दिक्कत परेशानी। बेटा नेक्स्ट टारगेट है आज हमारा मेलस लॉ, उसको ध्यान देना ढंग से अच्छे से। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना ध्यान से। मेलस लॉ का लॉजिक क्या है, इसमें दो पोलराइड्स होते हैं, दो पोलराइड्स है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। दो पोलराइड्स हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, सरफेस दोनों की पैरेलल है। इन दोनों के ऑप्टिकल एक्सिस में कुछ डिफरेंस आ सकता है, ऑप्टिकल एक्सिस में कुछ एंगुलर डिफरेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये P1 और ये P2, ये P1 पोलराइड, ये P2 पोलराइड, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और दोनों में जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हो, दोनों की ऑप्टिकल एक्सिस में डिफरेंस आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों के ऑप्टिकल एक्सिस में कुछ ना कुछ एंगुलर डिफ्लेक्शन है थीटा एंगल पर। अब थोड़ा 3D में शो करना मुश्किल हो रहा है और कोई खास बात नहीं। बाकी अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट पोलराइड है और ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस है, ये सेकंड पोलराइड है, ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस है, तो ये कुछ इस तरह से जमे हुए हैं। तो दोनों सरफेस एक दूसरे के पैरेलल, लेकिन दोनों में एंगुलर डिफ्लेक्शन है थीटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर मेलस लॉ क्या कहता है, अब देखिए दिमाग लगाइए। अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हुई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हुई तो P1 से जो आउटपुट इंटेंसिटी है, तो प्लेट P1 से आउटपुट इंटेंसिटी, आउटपुट एम्पलीट्यूड है, वो उसके एक्सिस के अलोंग आ गया, नहीं आएगा टर्म। तो सपोज ये कितना है, A कितना है बच्चों, कोई दिक्कत। ये आउटपुट एम्पलीट्यूड कितना बेटा, A। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो ये एम्पलीट्यूड या इंसिडेंट हुआ, सामने देखिए ये एम्पलीट्यूड इंसिडेंट हुआ, तो ऑप्टिकल एक्सिस से कितना एंगल है बच्चे, थीटा एंगल। कितना एंगल है बच्चों, थीटा। यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, A cos थीटा। यस और नो, कुछ समस्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो इमर्जेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तो जो आउटपुट इंटेंसिटी होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। याद तो है ना, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, याद है नहीं है, तो दिक्कत वाली बात नहीं। किसी भी लाइट, किसी वेव की इंटेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रपोज दैट आने के लिए कांस्टेंट क्या देखिए, A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना। अब जरा सोच के देख बेटा, ध्यान देना, दिमाग लगाना अच्छे से। कि A स्क्वायर को हम लोगों ने क्या लिया, I नॉट मैक्सिमम आउटपुट इंटेंसिटी I नॉट, तो I इज इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर थीटा। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या। I इज इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या है बच्चे यहाँ पे,
एंगुलर डिफ्लेक्शन बिटवीन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एक्सिस ऑफ एनालाइजर। यहाँ पर हम लोगों ने दो पोलराइड्स लिए हुए एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। इंसिडेंट लाइट के बाद में जो फर्स्ट पोलराइड है उसे क्या कहा पोलराइजर, सेकंड क्या कहा एनालाइजर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों पोलराइजर एनालाइजर की ऑप्टिकल एक्सिस में एंगल कितना थीटा। तो जो भी रिजल्टेंट आउटपुट इंटेंसिटी है इसका एक रफ आइडिया क्या है, I = I0 cos स्क्वायर थीटा। बात समझ आ गई, तो टेंशन कोई दिक्कत नहीं रहा। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, सामने देखना, ध्यान देना, दिमाग लगाइए बेटा ढंग से अच्छे से। इनकेस अगर यहाँ जो आपके पास पोलराइड है P1 और एनालाइजर है P2, ये तो पोलराइजर एनालाइजर दोनों में थीटा कितना हो जाए 0। तो देखिए ध्यान दीजिए कंडीशन क्या बनेगी, ये पोलराइजर सिंबॉलिकल डायग्राम में, ये एनालाइजर, दोनों के ऑप्टिकल एक्सिस सेम डायरेक्शन में शो कर दिया ना अपने, सुन रहे हो। इसे बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट। अब आप सोचो ना पैरेलल तो दोनों ही सरफेस हमेशा ही है, P1 और P2 हमेशा ही पैरेलल है। इस पैरेलल अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि दोनों के एक्सिस भी सेम डायरेक्शन में, ये पैरेलल अरेंजमेंट है। तो इस पैरेलल अरेंजमेंट में दोनों एक्सिस के बीच में एंगल कितना है 0, थीटा 0। तो cos 0 कितना आ जाएगा +1 मैक्सिमम। तो इस कंडीशन में आउटपुट इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी I0 मैक्स। ये पैरेलल अरेंजमेंट है। डन है। अब लेते हैं क्रॉस अरेंजमेंट। क्रॉस अरेंजमेंट का मतलब दोनों की जो ऑप्टिकल एक्सिस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दोनों के ऑप्टिकल एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब आप खुद सोचिए कि अगर दोनों के ऑप्टिकल एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो फर्स्ट पोलराइड जो लाइट आउटपुट होगी वो सेकंड कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा कि ना। तो फाइनली आउटपुट लाइट कितनी जाएगी 0। दोनों में थीटा कितना होगा 90 cos 90। तो रिजल्टेंट आउटपुट लाइट क्या हो जाएगी, ये लीजिए। बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। हाँ जी, कुछ अगली स्टेप पर बात करते हैं, ध्यान से सुनना। इनकेस अगर आपको कहा जाएगा कि कोई पोलराइड है उस पर इंसिडेंट लाइट, ये पोलराइड है, इस पर जो इंसिडेंट लाइट है अनपोलराइज्ड है। क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है। तो इंसिडेंट लाइट अनपोलराइज्ड है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है I0 है। ठीक है, तो जो आउटपुट इंटेंसिटी वो पूछा है अपने से, क्या पूछिए, आउटपुट इंटेंसिटी पूछिए। ठीक है, दिक्कत नहीं। तो देखो सुनना, दिमाग लगाना, सीखना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक डायग्राम से समझाया था टूरमेलिन क्रिस्टल से, वैसे ही अपन बात कर लेते हैं। मान लो ऑप्टिकल एक्सिस है, ऑप्टिकल एक्सिस। अब जो बेटा अनपोलराइज लाइट आ रही है, इस पर क्या आ रही है, अनपोलराइज लाइट आ रही है। तो जो वाइब्रेशन इसके एक्सिस के अलोंग होगा तो एज इट इज निकल जाएगा, और जो अदर वाइब्रेशन होंगे, मान लो ये वाला वाइब्रेशन ही है और ये एंगल थीटा है, तो इसका बेटा आउटपुट अमाउंट कितना होगा, a cos थीटा। याद है नहीं, बताया था ना थोड़ी देर पहले, a cos थीटा। तो इस कंडीशन में अगर अपने से कोई पूछे कि जो आउटपुट इंटेंसिटी वो कितनी हो जाएगी, तो देखो आउटपुट इंटेंसिटी जो है वो कैसे आएगी, एवरेज अमाउंट आएगी। क्यों, क्योंकि बेटा जो जैसे ये वाला वाइब्रेशन आ रहा है तो ये एंगल थीटा पर है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू फिक्स तो नहीं है ना, थीटा 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ भी हो सकती है। तो जो फाइनली आउटपुट लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, देखो बेटा आउटपुट इंटेंसिटी, फाइनली आउटपुट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी I0 cos स्क्वायर थीटा बार, एवरेज ले ले। तो जो आउटपुट इंटेंसिटी वो कैसी रहेगी, एवरेज अमाउंट निकलेगी। क्या निकलेगी, एवरेज अमाउंट।
अब आप खुद सोचिए, आई नॉट तो कांस्टेंट अमाउंट है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है बेटा कि साइन थीटा और कॉस थीटा अगर सिंगल टर्म है, ऑल्टरनेटिंग चैप्टर में हम लोगों ने बात भी की है, साइन थीटा कॉस थीटा का सिंगल टर्म है तो उनका एवरेज कितना आएगा, 0। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, उनका अगर एवरेज है तो 1/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा अगर सिंगल पावर है, एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और स्क्वायर टर्म्स है तो एवरेज कितना आ जाएगा, 1। पता है ना आपको बात, या आपने आरएमएस वैल्यू वगैरह निकाली थी? या कोई दिक्कत? पक्का वैल्यू रख दूं? तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया, आई नॉट बाय, ये बेटा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो किसी पोलराइड से आउटपुट जो इंटेंसिटी है, ध्यान देना, किसी पोलराइड से जो आउटपुट इंटेंसिटी, उसमें एवरेज इंटेंसिटी कितनी रहेगी बेटा, आई नॉट बाई 2। क्या बातें समझ में आती है? कंफर्म? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? तो ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना है। ओके, तो जो ये मेलस लॉ उसकी एप्लीकेशन है, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट और बनता है इसमें, उस पर भी मैं बात करवा देता हूँ आपको, तो ध्यान देना। हाँ बेटे, मेलस लॉ से रिलेटेड एक कॉमन टाइप क्वेश्चन जो बनता है वो क्या है, देखिए हम लोगों ने दो पोलराइड्स रखे P1 P2 और दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दोनों के सरफेस पैरेलल ही है लेकिन क्रॉस अरेंजमेंट है। क्रॉस अरेंजमेंट का मतलब दोनों की जो ऑप्टिकल एक्सिस वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फंडा समझ में आ गया ना? ये इस तरह से है तो पैरेलल सरफेस लेकिन दोनों के ऑप्टिकल एक्सिस एक दूसरे के 90 डिग्री पर, P1 और P2 के। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑप्टिकल एक्सिस तो आउटपुट इंटेंसिटी 0 होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, अभी तुमने देखा भी है। लेकिन अगर एक थर्ड पोलराइड और रख दें इनके बीच में, एक थर्ड पोलराइड और हम लोगों ने प्लॉट कर दें इनके बीच में, मान लीजिए थर्ड पोलराइड रख दिया, ठीक है। आप सोचिए ना कि फर्स्ट और थर्ड P1 और P3 के बीच में जो एंगल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो है सपोज थीटा। P1 और P3 के बीच में जो ऑप्टिकल एक्सिस में एंगल कितना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा। एंगुलर डिफ्लेक्शन कितना है, थीटा। तो P3 और P2 के बीच में कितना होगा, I/2 माइनस थीटा, है ना। P1 और P2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, P1 और P3 के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो P3 और P2 के बीच में 90 माइनस थीटा हो गया, नहीं बेटा? यस, कंफर्म? या नहीं समझ में आया? ये बेटा P1 है और ये P2 है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब P3 इनके बीच में तो रख दिया कोई भी, तो P1 ये P3, दोनों में एंगल कितना है, थीटा। अब बेटा जो P3 और P2 है उनके बीच में क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो बेटा मैं थीटा को एक वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा, वैल्यू लेके भी चल सकते हैं, बोर्ड एग्जाम काफी बार आया हुआ है। मान लो थीटा दे देगा आपको 30 डिग्री, तो ऑब्वियसली बात हो जाएगा 60 डिग्री, 90 माइनस 30 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो मैं वैल्यू लेके चलूँ या बिना वैल्यू भी चलेगा? वैल्यू भी। तो देख ध्यान देना आपको कहा जाए कि अनपोलराइज लाइट आ रही है, अब देखना ध्यान देना, तो अनपोलराइज लाइट है, उसकी इंटेंसिटी कितनी, सपोज I0। तो फर्स्ट वाले से इंटेंसिटी कितनी आउटपुट होगी, I0/2, कितनी आउटपुट होगी, I0/2। अब P3 से जो आउटपुट इंटेंसिटी होगी उस पर बात कर रहे हैं अपन, माइंड सेट बनाना अपना। आउटपुट इंटेंसिटी फ्रॉम P3 से जो आउटपुट इंटेंसिटी है उसकी बात कर रहे हैं। तो देख ध्यान देना, तो इंटेंसिटी का बेसिक टर्म क्या है, I = I0 cos स्क्वायर थीटा, ये होता है ना, ये कहता है मेलस लॉ। तो देख अब यहाँ पर I0 कितना है,
आई नॉट बाई टू। P3 पर कितनी लाइट आ रही है? आई नॉट बाई टू। ध्यान देना शुरू कर दे। विजिबल है? Yes, no. तो देखिए ना यहाँ पर P3 पर जो इंसिडेंट लाइट है वो कितनी? आई नॉट बाई टू। P1 से आउटपुट लाइट आई नॉट बाई टू, आई नॉट बाई टू cos स्क्वायर थीटा। P1 और P3 में एंगल कितना है? थीटा। तो P3 से जो आउटपुट इंटेंसिटी होगी I3 वो आपके पास है। तो I3 समझ में यानी आगे तो दिक्कत ऑपरेशन नहीं कर कंफर्म। ये P3 से आउटपुट इंटेंसिटी होगी। फॉर्मूला है आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई नॉट तो कितना? आई नॉट बाई टू और थीटा की जगह थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो I3 से जो आउटपुट होगी वो I2 पे क्या होगी? इनपुट होगी। मानते हो? आई जो P3 से आउटपुट है I3 वो P2 के लिए इंसिडेंट या इनपुट होगी। तो देखो ध्यान देना आउटपुट इंटेंसिटी फ्रॉम P2। अब P2 से कितनी इंटेंसिटी आउटपुट होगी फाइनली वो दें। तो I इज इक्वल टू ध्यान देना आई नॉट का मतलब इंसिडेंट वैल्यू थी ना। तो P3 पर इंसिडेंट वैल्यू कितनी थी? आई नॉट बाई टू। जबकि P2 पर इंसिडेंट वैल्यू क्या? I3। तो आई नॉट की जगह क्या लिखेंगे अपन? I3। यानी सुन रहा है क्या? Yes, sir. तो आई नॉट की जगह क्या आएगा? I3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी बाद में। Yes, sir. फिर है थीटा cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। हाँ, P3 और P2 में एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। समझे नहीं समझे? समझ गए. कंफर्म। तो जो फाइनली जो इमर्जेंट लाइट होगी I3 कितना है? आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख दो क्या? ये हो जाएगी। अब डिपेंड करेगा कंडीशंस पर थीटा कितना दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखते जाओ और चलते जाओ। समझ गए नहीं समझे? कोई दिक्कत परेशान नहीं। जैसा भी आपको सिस्टम बन जाए वैसे दे लो। सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पर थीटा के लिए 45 दे देगा 90 माइनस 45 ये भी 45 रह जाएगा। तो साइन 45 कितना है? 1/√2 तो 1/√2 स्क्वायर। ऐसे यहाँ भी 1/√2 स्क्वायर होगी। फिर वो जो भी कंडीशन आएगी वो रखते जाओ और चलते जाओ। कहने का मतलब ये भी एक इम्पोर्टेंट पैटर्न है क्वेश्चन का। ठीक है तो दिक्कत। अब अगर इसमें लास्ट एंड फाइनल होता है कि हम लोग लाइट की नेचर को कैसे सेंस करें। तो ये जो इंसिडेंट लाइट है किसी भी जो लाइट है तो लाइट बेटा अनपोलराइज्ड है या पोलराइज्ड है या पार्शियल पोलराइज्ड है उसकी नेचर सेंस कैसे करें? अगर कौन सी किस टाइप की लाइट आ रही है इसकी नेचर को सेंस करने के लिए भी एक प्रोसेसिंग होती है। बेसिक प्रोसेसिंग है वो भी ध्यान दे दो आप लोगों। ठीक है वो भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ रहा है बट यहाँ पर विजिबल है आप लोगों को? हाँ जी। जिसके लिए हम लोग एक ऑप्टिकल क्रिस्टल ले लेंगे। ऑप्टिकल क्रिस्टल कोई सा भी हो सकता है। टूरमेलिन क्रिस्टल, आइसलैंड स्पार क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म, पोलरॉइड कोई सा भी ले सकते हैं। ध्यान देना इस पर आपको लाइट इंसिडेंट करनी है और लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उसके परपेंडिकुलर आपको ये क्रिस्टल मैनेज करना है। कॉपी देने की ध्यान से सुनिएगा अच्छे से समझिएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए ये इंसिडेंट लाइट है। ठीक है ये इंसिडेंट लाइट है। अब इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर आप लोगों ने क्रिस्टल रख दिया। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप इस क्रिस्टल को बेटा 360 डिग्री पर घुमा रहे हैं। इंसिडेंट लाइट है उसके परपेंडिकुलर क्रिस्टल है और उसको पूरा 360 डिग्री पर टर्न करेंगे रोटेट करेंगे पूरा 360 डिग्री पर। समझ रहे हो आपको? ओके तो 360 डिग्री पर घुमाएंगे तो इस क्रिस्टल से जो आउटपुट इंटेंसिटी है इस क्रिस्टल से जो आउटपुट इंटेंसिटी है ना इस आउटपुट इंटेंसिटी पर फोकस करना आपको। इसकी नेचर के अकॉर्डिंग इंसिडेंट लाइट की नेचर डिसाइड होगी। सुनिए ध्यान दीजिएगा। हाँ जी प्लीज ध्यान दीजिए।
अगर इंसिडेंट लाइट कैसी है, अनपोलराइज्ड, बेटा ध्यान देना। Yes, sir. इंसिडेंट लाइट कैसी है, अनपोलराइज्ड, फर्स्ट केस। तो इंसिडेंट लाइट अगर अनपोलराइज्ड है तो आप सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, जो आउटपुट इंटेंसिटी है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी। ये इंसिडेंट लाइट अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड मतलब सारी पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, सारी पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, ठीक है। तो देखिए ये जो वाइब्रेशन है ये भी पास होगा इसमें से, दिमाग में ढंग से अच्छे से, और ये सारी पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन है। तो आप जब क्रिस्टल को टर्न करेंगे, रोटेट करेंगे, क्रिस्टल को घुमाएंगे 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 घुमाएंगे, तो कोई ना कोई वाइब्रेशन तो पास होता ही रहेगा इसमें से। तो जो आउटपुट इंटेंसिटी वो कैसी बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। तो इसका मतलब इंसिडेंट लाइट कैसी है, अनपोलराइज्ड, कैसी है, अनपोलराइज्ड। ठीक है, ये फर्स्ट केस लिया, ये फर्स्ट का रिजल्ट ले लिया मैंने। अगर इंसिडेंट लाइट कैसी हो ना, प्लेन पोलराइज्ड। इंसिडेंट लाइट कैसी है बच्चों, प्लेन पोलराइज्ड। तो उस कंडीशन में जो आउटपुट इंटेंसिटी है इसमें कंप्लीट रोटेशन में 2 टाइम मैक्सिमास मिलेंगे, आउटपुट इंटेंसिटी 2 टाइम मैक्सिमास, और 2 टाइम मिनिमास मिलेंगे, और मिनिमा एग्जैक्टली 0 हो जाएगा, एग्जैक्टली 0। ये सेकंड कंडीशन का रिजल्ट है। बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन मेथड। इंसिडेंट लाइट कैसी है, प्लेन पोलराइज्ड। प्लेन पोलराइज्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन है। आप खुद फील करो, आप खुद इस बात को फील करो, इस बात को रियलाइज करो कि देखिए इंसिडेंट लाइट है। अब इंसिडेंट लाइट में केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन है। तो मान लीजिए क्रिस्टल है, क्रिस्टल का यहाँ पर ये ऑप्टिकल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल एक्सिस है, तो यहाँ से ऑप्टिकल एक्सिस एज इट इज पास हो जाएगी तो लाइट आउटपुट इंटेंसिटी मैक्सिमम। अब जैसे आप देखो, दिमाग में लो, जैसे आप घुमाओगे क्रिस्टल को, घुमाओगे, मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। अब जैसे आप क्रिस्टल को घुमाओगे ना, क्रिस्टल को घुमा रहे तो इसका ऑप्टिकल एक्सिस तो यहाँ से यहाँ चला गया, लेकिन जो लाइट आ रही है उसकी वाइब्रेशन तो यही रहेगा। तब यहाँ पर बेटा ये जो वाइब्रेशन है पूरा का पूरा पास नहीं होगा, बल्कि इसका कॉस पार्ट जो डिवाइड होगा वही पास होगा, तो समझ लो। जब क्रिस्टल यहाँ तो पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड पास होगा, नेग्लिजिबल एब्जॉर्ब होगा मटेरियल की वजह से, और ये पास हो जाएगा। अब जैसे बेटा आप लोगों ने क्रिस्टल को घुमाया तो ऑप्टिकल एक्सिस तो यहाँ चला गया, लेकिन वाइब्रेशन तो यही है, तो मिसमैच हो गया आपस में। तो आउटपुट इंटेंसिटी क्या होगी, डिम होना शुरू हो जाएगी, डल होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम जैसे क्रिस्टल घूमता जाएगा तो आउटपुट इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और 90 डिग्री पहुँचते क्या हो जाएगा, 0। ठीक, फिर जैसे जब आगे घूमेगा तो फर्दर फिर से बढ़ती जाएगी आउटपुट इंटेंसिटी, और यहाँ आते आते फिर से वाइब्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा। डन। तो जब आप क्रिस्टल को पूरा घुमाएंगे 360 डिग्री पर, तो 2 टाइम मैक्सिमम, 2 टाइम मिनिमम, और मिनिमम होता है एग्जैक्टली 0। तो समझ लेना कि इंसिडेंट लाइट कैसी है, प्लेन पोलराइज्ड, मतलब कंप्लीटली पोलराइज्ड। और बेटे इंसिडेंट लाइट कैसी हो, पार्शियली पोलराइज्ड। पार्शियल पोलराइज्ड मतलब हल्का फुल्का अदर डायरेक्शन में भी वाइब्रेशन है, चारों तरफ सिमेट्रिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का अदर डायरेक्शन में भी वाइब्रेशन है। तो इस कंडीशन में जो आउटपुट इंटेंसिटी है ना, उसमें क्या होगा, 2 मैक्सिमास मिलेंगे और 2 मिनिमास मिलेंगे, लेकिन 0 नहीं मिलेगा। आउटपुट इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, लेकिन कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होगी, 0 नहीं होगी। तो आप सोचिए था इसमें इंसिडेंट लाइट कैसी है, पार्शियली पोलराइज्ड। बात समझ में आती है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो बच्चों ये पोलराइजेशन को आपको ढंग से तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद जो एक वो भी आता है पोलराइजेशन बाय स्कैटर्ड इफेक्ट। तो बेटा जैसे मान लीजिए सनलाइट आ रही है 90 डिग्री पर आई, तो उसे डस्ट पार्टिकल्स को बिखर जाएगी, डेविएट हो जाएगी, तो पोलराइजेशन हो जाएगा। ये कुछ खास नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग ले चुके हैं, तो ढंग से तैयार कर लेना, ठीक है, ओके।